आज हम लोग जो है कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर के बारे में अध्ययन करेंगे जो हर एग्जामों में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एकदम बेसिक से इसको क्लियर करेंगे और बेसिक से हाई लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन जो है छूट कर नहीं जाएगा। ठीक है, बस ध्यान आपको लगाकर यहाँ पर पढ़ना है। तो पहले शब्द आता है कैलेंडर। होता क्या है? कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? पंचांग। ठीक है, कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? पंचांग। पहले जब सभ्यता काल के बाद मानव जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती गई तो अपने आप को जो है क्या किया, एक समय सीमा में स्वयं को समयबद्ध करने के लिए जिस तालिका को आविष्कार किया उसी को क्या कहा जाता है? कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है, तो कैलेंडर की डिफिनीशन क्या बन जाएगी? मानव ने समय सीमा में स्वयं को समयबद्ध करने के लिए किसका आविष्कार किया? कैलेंडर का आविष्कार किया। अब इस तालिका में वो क्या दर्शाता है? इस तालिका में वो जो है दिन, सप्ताह, फिर महीना, फिर उसके बाद जो है वर्ष। ठीक है, तो इस तालिका में क्या रहता है? दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष आदि को दर्शाने के लिए कैलेंडर का उसने क्या किया? आविष्कार किया। अब यहाँ पर कैलेंडर जो आधुनिक समय में यूज होता है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। कोई ग्रेगरी कैलेंडर भी बोलते हैं और उनका रियल में नाम ग्रेगोरियन माना जाता है। ग्रेगोरियन मिलता भी है लेकिन कोई उसे ग्रेगरी भी बोल देते हैं। अब ग्रेगोरियन साहब ने जो कैलेंडर बनाया वही कैलेंडर आज हमारे यहाँ भी यूज होता है, लगभग पूरे विश्व में यूज होता है। लेकिन जो हिंदू माह का होता है, भारत का जो कैलेंडर है उसका प्रथम माह क्या होता है? चैत्र होता है। ये जीके का भी क्वेश्चन है। जीके में कई बार पूछा गया कि हिंदी माह का प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है। तो अंतिम कौन सा होगा? फागुन होगा। अंतिम कौन सा होगा? फागुन होगा। और ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? जनवरी। ठीक है, किस महोदय ने? ग्रेगोरियन या किसी बुक में जो है ग्रेगोरियन इस टाइप में मिलता है। ठीक है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर आधुनिक समय का सर्वमान्य कैलेंडर है और इसी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के विषय में जानते हैं। तो अब हम हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर देखते हैं। कैलेंडर को सबसे पहले प्राचीन समय में रोम निवासी जो थे उन्होंने अपने कैलेंडर में 304 दिन, कितने दिन? 304 दिन में, और इसे 10 माह में बांटा था, जो कि कोई भी चीज इसमें सही तरीके से नियमित नहीं था और नियमित न होने के कारण यह क्या नहीं हो सका? विश्व प्रसिद्ध नहीं हो सका। फिर इसके पश्चात जूलियस सीजर आए और जूलियस सीजर ने रोमन कैलेंडर में 66 दिन और ऐड किया और 66 दिन ऐड हो करके इसे 12 माह में बांटा। कितने माह में बांटा? 12 माह में बांटा, जो विश्व का प्रथम क्या था? विश्वव्यापी कैलेंडर था। यानी एक कैलेंडर का आधार थोड़ा सा सही हुआ लेकिन ये भी क्या नहीं हो सका? विश्व प्रसिद्ध नहीं हो सका, क्योंकि इसमें भी 304 में 66 जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 304 में 66 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 370। ठीक है, और ये भी ज्यादा दिन हो गया। तो इसमें भी सही चीजें सिस्टमेटिक नहीं थी, लेकिन एक आधुनिक कैलेंडर का आधार तैयार हुआ। इसीलिए से क्या किया जाता है? क्वेश्चन भी आता है जीके में भी कि विश्व का प्रथम विश्वव्यापी कैलेंडर कौन है? तो कौन है? जूलियस सीजर का कैलेंडर। क्लियर? फिर उसके बाद जो है रोम के जो है 13वें पोप मतलब पादरी। ठीक है, पादरी जैसे हिंदू धर्म में साधु सन्यासी जो है मुख्य होते हैं, वैसे ही क्रिश्चियन में क्या होते हैं? पादरी। तो 13वें पोप जिनका नाम था ग्रेगोरियन, इन्हें ग्रेगरी भी कहते थे। तो ग्रेगोरियन ने क्या किया? जूलियस सीजर के कैलेंडर में बहुत ज्यादा गहन अध्ययन किया और उसे संशोधन किया और संशोधन करके उसे 365 दिन
और 12 माह में बांटा। 365 दिन और 12 माह में बांटा, और जो कि क्या हो सका, विश्व प्रसिद्ध कैलेंडर हुआ। और आज भी, ठीक है, इसी कैलेंडर को पूरे विश्व में लागू कर दिया गया। आज यह पूरे विश्व में लागू है। ठीक है, ठीक है। तो सन 1752 ईस्वी में ग्रेगोरियन कैलेंडर इतना विश्व प्रसिद्ध हो गया कि ब्रिटिश साम्राज्य में, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में इसे लागू कर दिया गया। और इस प्रसिद्धि के कारण जो है 22 मार्च 1957 को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आग्रह किया गया कि इसे ऑफिशियल वर्क के लिए भी स्वीकार कर लिया जाए। तो इसे जो है 22 मार्च 1957 को भारत में भी स्वीकार कर लिया गया, जिससे जो है आज भारत में भी हम लोग कौन से कैलेंडर का जो घरों में टांगा रहता है, कौन से कैलेंडर का यूज करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर पे थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं कि ग्रेगोरियन ने कैसे सोचा होगा। ठीक है, तो ग्रेगोरियन महोदय ने कैसे सोचा होगा, पहले उसको देखते हैं। जैसे इसे पूरा वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, तो इसे पूरा वर्ष मान ले, तो उन्होंने देखा होगा कि बीच में क्या आ जाता है, ठंडी आ जाती है। फिर उसके बाद जो है ठंडे के बाद जो है पतझड़। ठीक है, फिर उसके बाद पतझड़ के बाद गर्मी, फिर उसके बाद जो है वर्षा। यह चक्र बार बार चलता रहता है। तो इसी को उन्होंने गहन अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद ये देखा कि पृथ्वी जो है वह क्या करती है, वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्योंकि पहले ईसाई धर्म में क्या माना जाता था, पहले ईसाई धर्म में ये माना जाता था कि इस सौर मंडल में पृथ्वी सभी में महान है। और ये क्रिश्चियन की जो बुक होती है बाइबल, उसमें लिखा भी था कि पृथ्वी सभी में महान है और सूर्य उसका चक्कर लगाती है। ठीक है, लेकिन बाद में ये जो है जब इस पे रिसर्च किया गया तो ये माना गया कि ये प्रूव भी हुआ कि केंद्र में कौन है, सूर्य है, और सूर्य का चक्कर कौन लगा रही है, पृथ्वी लगा रही है। कौन लगा रहा है, पृथ्वी लगा रहा है। और पृथ्वी एक चक्कर कितने दिनों में कंप्लीट कर लेती है, सूर्य का 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। ये थोड़ा सा किसी किसी बुक में 47.5 46 सेकेंड, 1 सेकेंड का फर्क दिया रहता है। ठीक है, और जबकि अपने ही धुरी पर, अपने धुरी पे वो क्या करती है, 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड में क्या कर लेती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है, अब यहां से उन्होंने कैसे वर्ष बनाया उसको अब देखते हैं। तो अब देखते हैं पृथ्वी एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, 365 दिन। ठीक है, और 5 घंटे 48 मिनट, 48 मिनट और 47 सेकंड। क्लियर। तो इस पूरे को ग्रेगोरियन ने 2 भागों में बांटा। 365 दिन को उन्होंने कहा साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर। ठीक है, या इसी को ऑर्डिनरी ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ये जो 5 घंटे 48 मिनट, इसको लगभग में ले जाया गया कितना, 6 घंटे। 6 घंटे, तो 6 घंटे 6 करके क्या होता है, हर 4 साल में एक 24 दिन हुआ, 24 घंटे हुआ, 24 घंटे हुआ। तो ये 6 घंटे हर 4 वर्ष में क्या कर रहा है, 24 घंटे कंप्लीट कर दे रहा। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो हर 4 वर्ष में क्या कर दिया, 4 वर्ष में ये जो एक्स्ट्रा टाइम था ये एक दिन कंप्लीट कर दिया, है ना। क्या बन गया, ये 4 वर्ष बाद एक दिन बन गया। और जब एक दिन बन गया तो इस साधारण वर्ष में एक दिन की बढ़ोतरी हो जाती है, और एक दिन की बढ़ोतरी हो जाती है तो इस दोनों को मिला करके क्या बन जाता है, लीप वर्ष। लीप वर्ष
इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अधिवर्ष। ठीक है, हिंदी में अधिवर्ष कहा जाता है। यही बढ़ोतरी होती है हर 6 घंटे में। इसी को क्या कहा जाता है, लीप वर्ष। और फिर इसी प्रकार जो है ये 2 वर्ष में बढ़ गया, किसमें, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब हम लोग देखते हैं साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। साधारण वर्ष क्या होता है, इसे सिंपल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। अब साधारण वर्ष क्या होता है, वह वर्ष सन जिसे 4 से विभाजित किया जाए और वह 4 से पूरी तरह विभाजित ना हो, तो उस वर्ष को हम क्या बोलेंगे, साधारण वर्ष। और वह शताब्दी वर्ष, ठीक है, वह शताब्दी वर्ष जिसको हम 400 से विभाजित करें, किससे, 400 से विभाजित करें और 400 से वो विभाज्य ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, साधारण शताब्दी वर्ष बोलेंगे। क्लियर। अब ये शब्द है शताब्दी वर्ष क्या होता है, वह वर्ष जो 100 के गुणज में हो, किसके, 100 के गुणज में हो, उसे क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष में जैसे 100, फिर उसके बाद 200, देखिए 100 के गुणज में है कि नहीं, इसे 2 गुणे 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष है। फिर 300 या 900 या 2000, ठीक है, 2000 आदि। अब इन सभी को हम जो है क्या करते हैं, 400 से विभाजित करते हैं। देखिए 400 से अगर विभाजित किया जाए तो ये कटेगा नहीं, पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, तो ये 100 क्या है, ये से हम साधारण शताब्दी वर्ष बोलेंगे। ठीक है, कैसा वर्ष, साधारण। ठीक है, साधारण शताब्दी वर्ष। ठीक है, अब इसमें 200 है, 400 से विभाजित करिए तो ये भी क्या है, पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, और पूरी तरह से विभाजित नहीं है तो 200 भी क्या है, साधारण शताब्दी वर्ष। 300 को विभाजित करिए तो 300 को विभाजित किया जाए तो ये भी नहीं विभाज्य होगा, 900 को विभाजित किया जाए तो ये भी नहीं विभाज्य होगा, और 2000 को किया जाएगा तो ये पूरा विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये शताब्दी वर्ष कैसा होगा, लीप शताब्दी वर्ष होगा, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो 400 से विभाजित नहीं होगी वही क्या कहलाएगी, साधारण शताब्दी वर्ष। क्लियर। अब हम लोग जो है साधारण वर्ष पे आते हैं। साधारण वर्ष को 4 से विभाजित करना है। क्यों 4 से करेंगे, अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, तो जैसे आपका मान लीजिए 1901 है, तो 4 से विभाजित, अब पूरी संख्या में नहीं करेंगे, 4 से विभाजित सबको पता है, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से विभाजित करेंगे। 2 अंक अगर 4 से विभाजित नहीं होगा तो पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। तो 4 से करिए तो देखिए शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, अर्थात ये नहीं है, ये क्या है, साधारण वर्ष है। 1902 4 से विभाजित करिए, नहीं हो रहा है, क्या है, साधारण शताब्दी वर्ष। 2013 4 से करिए, नहीं हो रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है, ये भी साधारण शताब्दी वर्ष है। इसी प्रकार आगे। ठीक है, अगर हमें साधारण शताब्दी वर्ष निकालना है तो 400 से विभाजित करेंगे, और साधारण वर्ष है तो उसे 4 से विभाजित करके चेक करेंगे। कैसे पता चलेगा कि शताब्दी वर्ष है, अगर कहीं दिख गया कि ये 100 का गुणज है तो हम उसे शताब्दी वर्ष जानेंगे। ठीक है ना, कैसे शताब्दी वर्ष, देखिए यहाँ भी 9 गुणे 100, तो 100 का गुणज है कि नहीं है गुणज, तो ये शताब्दी वर्ष है। तो इसको हमें लीप वर्ष या साधारण वर्ष जानने के लिए क्या करेंगे, 400 से विभाजित करेंगे। अगर 4 से करेंगे तो ये कट जाएगा, 400 से करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, ऊपर वाले साधारण शताब्दी वर्ष है, और नीचे की जितने भी वर्ष लिखे गए हैं ये क्या है, साधारण वर्ष। ठीक है, अब लीप वर्ष देखते हैं। लीप वर्ष पे आते हैं। लीप वर्ष या अधिवर्ष, ये क्या होता है, वह वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे लीप वर्ष, या वह शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे शताब्दी लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे 1904
1908, 1912, 2012, 2016 आज। अब कैसे पता चलेगा ये 4 से विभाजित है? लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट। देखिए ये 100 का गुणांक नहीं है तो एक शताब्दी वर्ष नहीं है तो 4 से विभाजित करेंगे। 4 से विभाजित करिए तो कितना हो जाएगा? 4 एक अंडम 4 पूरी तरह विभाजित है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित है, अर्थात ये क्या है? लीप वर्ष है, ठीक है। और 1908 लास्ट के 2 को 4 से विभाजित करेंगे, पूरी तरह विभाजित है, डिविजिबल है, 4 से विभाजित करें 4 दूना 8, ठीक है। तो ये भी क्या है? लीप वर्ष है, इसमें भी 4 से विभाजित करिए, ये भी 4 से पूरी तरह विभाजित है। 2012 लास्ट के 2 डिजिट, तो इस प्रकार आते। अब आते हैं, देखिए ये 100 का गुणज है कि नहीं? 4 गुणे 100 कर सकते हैं, तो 4 गुणे 100 कर सकते हैं तो क्या है ये शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष में हम किससे डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 4 से नहीं करना है, किससे करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। और 400 से डिवाइड करेंगे तो देखिए पूरी तरह कट जा रहा है, तो ये भी क्या है? शताब्दी लीप वर्ष है। और फिर देखिए ये भी 100 का गुणज है, ये भी 100 का गुणज है, और ये भी 100 का गुणज है, ये भी इसी प्रकार आदि। अब इनको सभी को देखिए 400 से विभाजित करिए, ये भी 400 से विभाजित है, इसको करिए तो ये भी 400 से विभाजित है, इसको भी करिए 400 से विभाजित है, ये भी 400 से विभाजित है, अर्थात यह सभी शताब्दी वर्ष शताब्दी लीप वर्ष है, ठीक है। पंचांग की इकाइयां, पहले दिन, एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और एक माह में 4 सप्ताह होता है, और एक वर्ष में 52 सप्ताह होता है। कैसे 52 सप्ताह आया? जैसे एक साधारण वर्ष कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है। इसे 7 से विभाजित करिए, तो 7 से विभाजित किया, 7 बचे 35, ठीक है, कितना आया? 1, 5, 7 दूना 14, ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा दिन आ जाता है। वही अगर लीप वर्ष में देखा जाए तो कितना? 366 दिन होता है ना। अब इसमें क्या किया जाए? 7 से विभाजित किया जाए तो क्या हो जाएगा? 7 बचे 35, कितना? 1 आया, 6 काम पे कर लिए तो 7 दूना 14, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा दिन आ गया, ठीक है। 52 सप्ताह यहाँ भी, तो कोई भी वर्ष हो उसमें कितने सप्ताह होंगे? 52 सप्ताह होंगे। क्लियर? अब हम लोग जो है सप्ताह की बात करते हैं। पंचांग की इकाइयों में पहले हमने दिन में देखा कि इकाइयां क्या होती है, अब हम लोग सप्ताह देखते हैं, सप्ताह क्या होता है, ठीक। अब आते हैं सप्ताह पे, सप्ताह की जानकारी लेते हैं। एक सप्ताह में जो है कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? स्टार्ट कहाँ से? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार। यही सर्किल पूरे सप्ताह चलता रहता है। हर सप्ताह में जो है यही सर्किल चलता रहता है, ठीक है। और कोई भी दिन है, सप्ताह का कोई भी दिन, हर प्रत्येक जो है दिन इसका अपनी तारीख से हर 7 दिन बाद वही दिन पुनः फिर आ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर 1 तारीख को सोमवार है, 1 तारीख को क्या है? सोमवार है, तो इसमें +7 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 8 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार होगा, ठीक है। 7 दिन बाद, ये ध्यान दीजिएगा, 7 दिन बाद, यानी 7 दिन इसमें ऐड करिए, जो दिन आएगा वो, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें 7 फिर जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? 15। अब 15 को फिर क्या पड़ेगा? सोमवार। फिर इसमें 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 22। फिर अब अगला दिन सोमवार कब पड़ेगा? 22 को, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 22 में फिर 7 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 29। इस दिन भी क्या पड़ेगा? सोमवार। अर्थात कहने का तात्पर्य है किसी भी डेट को जो दिन होगा उसमें 7 जोड़ने पर और 7 घटाने पर हमें पुनः वही दिन की प्राप्ति होगी, ठीक है, पुनः उसी दिन की प्राप्ति
होगी। अर्थात जैसे अगर 18 तारीख को मंगलवार है, 18 को क्या है, मंगल है, अगर 18 को मंगल है तो इसमें हम 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 18 7 कितना हो जाएगा, जोड़िए 25 होगा। ठीक है, और 25 को भी क्या होगा, मंगल होगा। ठीक है, 25 को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। और 7 इसमें घटा दिया जाए, 7 अगर इसमें घटा दिया जाए तब भी कौन सा डेट आएगा, सेम मंगलवार आएगा। 7 घटा दीजिए तो 11 को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत क्वेश्चंस जो है कि छोटे एग्जामों में पूछ देता है तो लड़के फंस जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, मंगलवार अगर 18 को मंगल है तो 7 जोड़ दिया जाए तो जो दिन आएगा वही दिन किसमें, 7 घटाने पर भी उसी दिन की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा इसे एक सीरियल में बनाकर देखते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। देखिए ये पूरा कितने दिन हुआ, 7 डेज, मंडे, ट्यूसडे, संडे, सैटरडे और संडे। ये पूरा कितने दिन हुआ, 7। तो मंडे देखिए अगले दिन आ रहा है कि नहीं, 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद पुनः मंडे की प्राप्ति हुई भी नहीं। ठीक है, 7 को ही नहीं मिलेगा, 7 दिन के बाद अगला दिन जो आएगा वह पुनः उसी दिन की प्राप्ति होगी। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं माह में, महीने में आते हैं। तो एक वर्ष में 12 माह होते हैं। ठीक है, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। और माह का मिनिमम दिन कौन सा होता है, तो माह का मिनिमम दिन 28 और मैक्सिमम दिन कहाँ तक जाता है, 31, और बीच में 29 और 30 भी रहता है। तो मिनिमम 28 हो सकता है, किसी माह का मिनिमम दिन 28 हो सकता है, किसी माह का मैक्सिमम दिन 31 हो सकता है। ठीक है, तो वर्ष के 12 माह कौन कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये 12 माह होते हैं। अब इसी में कोई माह 28 या 29 का होता है, कोई 30 या 31। कौन कौन सा होता है उसको देखते हैं। जनवरी 31, फरवरी 28 या 29 की। अगर साधारण वर्ष है या साधारण शताब्दी वर्ष है तो फरवरी कितने दिन की होगी, फरवरी 28 दिन की होगी। और लीप वर्ष है या शताब्दी लीप वर्ष है तो फरवरी 29 की होगी। क्लियर? और यहीं पे वेरिएशन आता है। और मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। अब इसमें कुछ लोग जो है अपना हाथ पर गिन लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपनी कुछ शायरी या पोयम बना दे। तो एक प्राइमरी में पोयम बना था, प्राइमरी की बुक में पहले आता था, उसको ही रख लीजिए। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, जून नवंबर जानिए, देखिए जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 की, बाकी सब 31। क्लियर? तो कोई ना कोई अपना कोई भी जो आसान ट्रिक लगे, ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ इसी को आप तैयार करिए। तो उस पोयम को भी लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं, नहीं तो अपना जो भी आप आसान से तैयार कर सकते हैं उस ट्रिक को याद कर लीजिए। ठीक है, 4 माह 30 का होता है और फरवरी 28 या 29 का होता है, बाकी सभी कितने के होते हैं, 31 के होते हैं। ठीक है, और हम लोग जो है आगे देखेंगे।